प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नितिन गुप्ता, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय कोटा के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट के अध्याय 2 रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि का अध्ययन करेंगे। हमारे अपने पूर्व के अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान मध्यवर्तियों का निर्माण होता है, जो कि रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के अध्ययन में आवश्यक है। पूर्व के अध्याय में हमने कार्बिन मध्यवर्ती को देखा, जिसमें दो तरह की मध्यवर्ती कार्बिन सिंगलेट और ट्रिपलेट बनती है, और इस अध्याय में हम नाइट्रीन मध्यवर्ती का अध्ययन करेंगे, जो कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान प्राप्त होती है। सिंगलेट कार्बिन की तरह ही नाइट्रीन भी एक मध्यवर्ती जो कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनता है। इसमें नाइट्रोजन के साथ एक कार्बनिक यौगिक एक सिंगल बंध के द्वारा जुड़ा होता है। नाइट्रोजन पर अपना स्वयं का एक लोन पेयर उपस्थित होता है, जबकि दो इलेक्ट्रॉन पृथक पृथक अलग अलग कक्षकों में उपस्थित रहते हैं। इसे इमिन भी कहते हैं या इमिडोजोन भी कहते हैं। इसमें एक बॉन्ड पेयर होता है और 4 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये उदासीन मध्यवर्ती है, और यदि इसका फॉर्मल चार्ज हम देखें तो हम देखते हैं कि वैलेंसी शेल में जिसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन 5 हैं, जबकि 4 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड उपस्थित होने के कारण इसका फॉर्मल चार्ज 0 होता है। अतः यह न्यूट्रल या उदासीन स्पीशीज होती है। यह 6s सिस्टम है। इसमें आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि 4 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हैं। इसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता, अतः ये इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। जिस प्रकार कार्बिन भी इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण इलेक्ट्रॉन स्नेही होती है, उसी प्रकार नाइट्रीन भी इलेक्ट्रॉन स्नेही होती है। परंतु यदि कार्बिन और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन स्नेह की प्रबलता का अध्ययन करें तो नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण यह कार्बिन की तुलना में अधिक इलेक्ट्रॉन स्नेही होती है। नाइट्रीन का वर्गीकरण भी मल्टीप्लिसिटी या बहुलता के आधार पर किया है, और हुंड के आधार पर m बराबर 2s+1, जहाँ पर s टोटल स्पिन को बताता है। m बराबर 1 होता है तो सिंगलेट नाइट्रीन, और यदि m बराबर 3 होता है तो ट्रिपलेट नाइट्रीन बनती है। सिंगलेट और ट्रिपलेट नाइट्रीन मोनोवेलेंट और डाइवेलेंट के आधार पर कार्बिन में हमने देखा, यदि नाइट्रीन पर उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉन जो कि पृथक पृथक होते हैं और नॉन बॉन्डेड होते हैं, यदि वो पैड सिस्टम में हो, अर्थात नाइट्रीन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन का युग्म पाया जाए, तो नाइट्रीन पर 2 इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं जो कि नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के कारण बनते हैं। इस प्रकार की स्पीशीज सिंगलेट स्पीशीज कहलाती है, और नाइट्रोजन के ऊपर एक खाली p कक्षक उपस्थित रहता है। अतः सिंगलेट नाइट्रीन में एक p कक्षक खाली, जबकि 2 इलेक्ट्रॉन युग्म पृथक पृथक कक्षकों में उपस्थित होते हैं। इसके संकरण को देखें तो हम पाते हैं कि इसमें एक सिग्मा बंध व लोन पेयर की संख्या 2 अर्थात sp2 संकरण पाया जाता है, और इसकी आकृति भी सिंगलेट कार्बन की तरह बैंड शेप्ड या वी शेप्ड होती है। जबकि हम ट्रिपलेट कार्बन को देखें तो इसमें नाइट्रोजन पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ साथ 2 p कक्षकों में पृथक पृथक इलेक्ट्रॉन रहते हैं। सिंगलेट नाइट्रीन में VSPIT थ्योरी के अनुसार 120 वी शेप आकृति या बैंड शेप्ड होने के कारण इसका बंध कोण 120 डिग्री होना चाहिए, परंतु इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण प्रतिकर्षण के कारण इसका जो बंध कोण है वो 120 डिग्री का न होकर के कुछ अलग होता है। चूँकि इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है और
इस कारण इसकी जो नेचर है या इसका जो बंद चुंबकीय आघूर्ण है वो शून्य होता है। अतः ये सिंगलेट नाइट्रीन डायामैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय होती हैं और इनका डायपोल मूवमेंट भी जीरो होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति के कारण। इसी प्रकार यदि हम ट्रिपलेट का नाइट्रीन का अध्ययन करें तो हम देखते हैं कि इसमें दो शुद्ध पी कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन पृथक पृथक रूप से उपस्थित रहते हैं, जबकि एक पी कक्षक में इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है। इसके संकरण का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि इसमें एक सिग्मा बंध व एक लोन पेयर उपस्थित रहता है, जबकि सिंगलेट नाइट्रीन में लोन पेयरों की संख्या 2 होती है। इस आधार पर इसका संकरण sp होता है और इसकी संरचना रेखीय होती है। सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन में हमने देखा कि उसका जो स्थायित्व है वो ट्रिपलेट कार्बन का अधिक होता है सिंगलेट की तुलना में। इसी प्रकार यदि हम ट्रिपलेट नाइट्रीन की चुंबकीय प्रकृति का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि इसमें जो चुंबकीय आघूर्ण है वो 2 होता है, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः ये अनुचुंबकीय होता है। ट्रिपलेट नाइट्रीन अधिकतम अभिक्रियाओं में ट्रिपलेट नाइट्रीन का उपयोग किया जाता है, जबकि सिंगलेट नाइट्रीन मात्र 1% अभिक्रियाओं में ही उपयोग में लिया जाता है। जबकि हमने देखा कि यदि हम डाइज़ोमीथेन को सूर्य के प्रकाश में गर्म करें तो हमेशा ही सिंगलेट कार्बिन का निर्माण होता है। इस प्रकार उनकी स्टेबिलिटी भी देखें तो ट्रिपलेट कार्बिन की स्टेबिलिटी सिंगलेट कार्बिन की तुलना में अधिक होती है। इसी प्रकार सिंगलेट नाइट्रीन की स्टेबिलिटी भी ट्रिपलेट कार्बिन की तुलना में कम होती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण कम होता है और ये ग्राउंड स्टेट में होते हैं। अतः ट्रिपलेट कार्बिन की तरह ही ट्रिपलेट नाइट्रीन भी अधिक स्थायी होते हैं, जबकि सिंगलेट नाइट्रीन में इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण प्रतिकर्षण अधिक होता है और ये एक्साइटेड स्टेट में रहते हैं। यदि हम नाइट्रीन और कार्बिन की स्थायित्व की बात करें तो सिंगलेट नाइट्रीन ट्रिपलेट कार्बिन की तुलना में हमेशा ही अधिक स्थायी होते हैं, या ट्रिपलेट नाइट्रीन ट्रिपलेट कार्बिन की तुलना में ज़्यादा स्थायी होता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो नाइट्रीन में उपस्थित होता है उसमें लोन पेयर उपस्थित होते हैं। इसमें S लक्षण अधिक होते हैं। नाइट्रोजन के लोन पेयर पर नाभिक का अधिक आकर्षण रहता है, अतः नाइट्रीन या ट्रिपलेट नाइट्रीन ट्रिपलेट कार्बिन की तुलना में ज़्यादा स्थायी होता है। नाइट्रीन किन रासायनिक अभिक्रियाओं में बनता है? यदि हम ट्राइएजोमीथेन की बात करें तो HMU या 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है और एल्किल नाइट्रीन का निर्माण होता है। इसी प्रकार यदि हम कार्बोनिल एजाइड के साथ सूर्य के प्रकाश की क्रिया कराएं तो हम देखते हैं कि नाइट्रोजन गैस मुक्त होने के साथ साथ ही एक एसिटिल नाइट्रीन का निर्माण होता है। ये सभी अभिक्रियाएँ जो कि प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं, अतः ये सब तभी अभिक्रियाएँ थर्मल अभिक्रियाएँ हैं। यदि हम RnCO को गर्म करें तो हम पाते हैं कि कार्बोनिल या CO गैस मुक्त होने के पश्चात एल्किल नाइट्रीन का निर्माण होता है। इसी प्रकार फेनिल आइसोसाइनेट को जब हम गर्म करें तो आइसोसाइनेट में से कार्बन मोनोऑक्साइड पृथक हो जाती है गर्म करने पर और फेनिल नाइट्रीन का निर्माण होता है। फेनिल आइसोथायोसाइनेट में भी रासायनिक अभिक्रिया जो कि गर्म करने पर सल्फर ऑक्साइड का मुक्त करती है और फेनिल नाइट्रीन बनाती है। आइसोसाइनेट को गर्म करने पर हम देखते हैं कि
इमेडाजोन का निर्माण होता है। और इसी प्रकार हाइड्रोजोइक एसिड को गर्म करने पर या HMU प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रोजन गैस मुक्त होने के बाद इमेडाजोन का निर्माण करता है। इस प्रकार रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से हम ये देखते हैं कि किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रीन का निर्माण होता है। यदि हम किसी बेस की उपस्थिति में नाइट्रीन की रासायनिक अभिक्रिया देखें तो हम देखते हैं कि यदि N ब्रोमोएमाइड की अभिक्रिया किसी क्षार की उपस्थिति में कराते हैं तो जल का अणु मुक्त होता है और ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन को विद्युत ऋणता अधिकता के कारण लेकर पृथक हो जाता है और एसिटिल नाइट्रीन का निर्माण होता है। इसी प्रकार अन्य अभिक्रियाओं में भी नाइट्रीन का निर्माण होता है। इसकी रिएक्शन जहाँ पर नाइट्रीन का निर्माण होता है वो है कर्टियस रिएक्शन है, जो कि हम हमारे अगले अन्य अध्याय में हम पढ़ेंगे। हाफमान रिएक्शन है, स्मिट रिएक्शन है, लॉसन रिएक्शन है। इन सभी में जो मध्यवर्ती बनती है वो नाइट्रीन मध्यवर्ती बनती है और परीक्षा की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में भी ये पूछा जाता है कि किन रासायनिक अभिक्रियाओं में कौन सी मध्यवर्ती का निर्माण होता है। तो आप सबको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कर्टियर रिएक्शन हो या हाफमान रिएक्शन जो बहुतायत से पूछी जाती है या स्मिथ रिएक्शन में नाइट्रीन मध्यवर्ती बनती है। कर्टियस रिएक्शन को हम जब देखें तो हम देखते हैं कि एसिटिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम एजोइड से कराने पर NaCl मुक्त होता है और RCON3 बनता है, जो कि गर्म करने पर नाइट्रोजन गैस मुक्त करके एसिटिल नाइट्रीन का निर्माण करता है। इसी प्रकार यदि हम एसिटिल नाइट्रीन का रीअरेंजमेंट देखें तो एसिटिल नाइट्रीन जो कि मध्यवर्ती के रूप में बनती है और रीअरेंजमेंट होकर एल्किल आइसोसाइनेट बनाती है और एल्किल आइसोसाइनेट हाइड्रोलिसिस या जल अपघटन के द्वारा प्राथमिक एमीन का निर्माण करता है। इसी प्रकार स्मिथ रिएक्शन को हम देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया यदि हम किसी एजॉइड यौगिक से कराते हैं तो जल का अणु मुक्त होता है और कार्बोनिल एजॉइड बनाता है, जो कि सूर्य के प्रकाश में एसिटिल नाइट्रीन का निर्माण करता है। एसिटिल नाइट्रीन रीअरेंजमेंट होकर नाइट्रोजन गैस मुक्त हो जाती है और हमें आइसोसाइनेट या का निर्माण इस अभिक्रिया के दौरान देखने को मिलता है। हाफमैन ब्रोमाइड सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जिसमें एसिड एमाइड की क्रिया किसी क्षार धातु की उपस्थिति में कराते हैं तो प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है। जब भी हम किसी एसिड एमाइड की क्रिया क्षार की उपस्थिति में कराते हैं तो जल का अणु मुक्त होता है और जल के अणु मुक्त होने के कारण बनने वाली स्पीशीज़ में से एसिल नाइट्रीन का निर्माण होता है, जो कि एसिल नाइट्रीन आइसोसाइनाइट में परिवर्तित होकर प्राथमिक एमीन का निर्माण करता है। इसी प्रकार लॉसेन अभिक्रिया में भी हम देखते हैं कि फेनिल बाईफेनिल एसिटिल नाइट्राइल जो कि सूर्य के प्रकाश में दो यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है, एक फेनिल कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा फेनिल एसिटिल क्लोराइड, जो कि फेनिल एसिटिल क्लोराइड फेनिल आइसोसाइनाइड में पृथक होकर रिएक्शन अभिक्रिया को आगे बढ़ाती है। इसी प्रकार इनस्टीन रिएक्शन को हम देखें तो हम देखते हैं कि 3 डिग्री कार्बन की रिएक्शन अधिक होती है 2 से 1 से। हम इस अभिक्रिया को इस उपस्थिति में देखते हैं तो हम पाते हैं कि नाइट्रीन या सिंगलेट नाइट्रीन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ आदान प्रदान करके एक बंध का निर्माण करती है। इसी प्रकार सिस एथीन पर यदि हम सिंगलेट नाइट्रीन की रिएक्शन कराएं तो हमें सिस उत्पाद प्राप्त होता है, एक चक्रीय उत्पाद है। और इसी तरह यदि हम ट्रिपलेट नाइट्रीन की क्रिया कराते हैं तो हम पाते हैं कि हमें 2 उत्पाद प्राप्त होते हैं, क्योंकि ये स्टीरियोस्पेसिफिक भी नहीं होती है और स्टीरियो सेलेक्टिव भी नहीं होती है। इस कारण इस पर सिस और ट्रांस 2 प्रकार के उत्पाद बनते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि नाइट्रीन और कार्बिन में समानता पाई जाती है, परंतु इनके प्रदर्शन या इनके स्ट्रक्चर में बहुत अधिक अंतर होता है।
इस आधार पर हम रासायनिक अभिक्रिया में इनका उपयोग